और शायद उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो राजा होने के साथ उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होता था, लेकिन निचले स्तर पर कोई एक जो अछूत जिसको समाज समझा जाता है, उस समाज का व्यक्ति अगर इतने बड़े पद पर जाएगा, शायद वो मिलिट्री सेक्रेटरी का पद उनको दिया गया था, तो जब उनको पता लगा कि उनके चपड़ासी को भी पता लगा कि भाई ये महार जाति से आते हैं, तो वो फाइलें भी चिमटे से, सुना है मैंने, कि उसको फेंक के देते थे वो। और ये जब उन्होंने वाकया बड़ौदा गायकवाड़ के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से इतना बदलाव नहीं हो सकता। और वो बदलाव का कारण है कि उनके प्रशासन में जितने भी अधिकारी थे नीचे, वो या तो ब्राह्मण समुदाय थे या दूसरे अन्य समुदायों से आते थे, और वो चाहकर भी जो ज़मीन पर उतारना चाहते थे वो वैसा नहीं कर सके। ऐसी ही कहानी छत्रपति साहू महाराज के साथ हुई थी, एक घटना उनके जीवन में घटी। और उसके बाद साहू महाराज ने क्या किया, प्रयास करने शुरू किए। और वो घटना ऐसी थी कि कार्तिक के महीने में, वहाँ परंपरा थी उनके घराने की, राजघराने की, कि कार्तिक का जो महीना आता है उसमें एक महीने राजा शाही स्नान करता है। पंचगंगा नदी है वहाँ पर, तो पंचगंगा नदी में स्नान करने के लिए गए थे कार्तिक के महीने में। तो उनके एक चचेरे भाई थे जिन्होंने काशी विद्यापीठ से मास्टर की उपाधि की थी संस्कृत में। तो उनको पता लगा कि उनका जो राज पुरोहित है वो उनको वेद के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और हिंदू परंपरा के हिसाब से राज पुरोहित का जब शाही स्नान कर रहा हो राजा, तो उसका स्नान करके आना अनिवार्य है। लेकिन वो ना तो स्नान करके आया था और ना ही वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। तो ये बात उनके चचेरे भाई ने साहू महाराज को बताई कि आप तो राजा हैं रियासत के, और आपके राज पुरोहित को इन 2 नियमों का पालन करना चाहिए। तो साहू महाराज ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये मेरा आदेश है कि आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण करें और स्नान करके आएँ। तो उसने मना कर दिया, और मना करने के बाद उसने कहा मेरा ऑर्डर है, आपको पालन करना होगा। उसने कहा मैं आपका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि आप जो है ना राजा भले ही हैं लेकिन शूद्र हैं। तो उन्होंने फिर अपने जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, शिवाजी महाराज का उदाहरण दिया कि शिवाजी महाराज के वंश से आते हैं हम, तो वो तो क्षत्रिय थे। तो उसने कहा कि उनको ब्राह्मण समुदाय ने क्षत्रिय होने की मान्यता प्रदान की थी, आपको वो मान्यता प्रदान नहीं की है, इसलिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से आप शूद्र हैं हमारे लिए। और एक शूद्र के लिए केवल पुराणों के मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, और राज पुरोहित का स्नान करके आना अनिवार्य नहीं है। उनको इस बात से बहुत झटका लगा, और ये केस उन्होंने क्या किया, उसने कहा अगर आप मेरा आदेश नहीं मानोगे तो मैं आपको पद से क्या कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, बिकॉज आई हैव अपॉइंटेड यू। तो उन्होंने कहा वो ठीक है, आप बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आदेश नहीं मानूंगा जब तक ब्राह्मण समुदाय ऐसा करने की मुझे मान्यता या आदेश नहीं देता है। तो मैं आपका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो उसको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो वो उन्होंने फिर केस लड़ा, 6 साल तक वो केस लड़ा। ये 1899 की बात है, और 1905 में जाके उसका निराकरण हुआ। और जब ये केस लड़ रहे थे साहू जी महाराज, तो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी मदद की। और जो आप कह रहे हैं कि जाति की वजह से ऐसा भेदभाव होता है, तो एक राजा के साथ अगर ये भेदभाव होता है तो एक सामान्य आदमी के साथ आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और उसके पीछे हुआ ये कि जो कोल्हापुर की जो पीठ है उसके जो शंकराचार्य और उस समय बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने भी साहू महाराज के खिलाफ क्या किया, आंदोलन चलाया, और अंग्रेज़ों से इस बात की सिफारिश की, विनती की कि साहू महाराज को उसकी गद्दी से हटा दिया जाए। किस लिए, कि उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना, मैं राजा हूँ, और राजा होने के नाते अपने राज पुरोहित को ये आदेश दिया कि आपको वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और स्नान करके आना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समुदाय ने क्या किया, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं एक राजा के साथ जब ये होता है तो एक सामान्य आदमी के, बाबा साहब अम्बेडकर तो उस स्थिति में थे नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर की अगर सामाजिक स्थिति का अगर हम आकलन करें तो बाबा साहब सामाजिक नज़रिए से अगर देखें तो साहू महाराज भी और बड़ौदा के गायकवाड़ भी वो सामाजिक ओहदे में, सामाजिक जो हायरार्की है, सोशल हायरार्की में ऊपर आते हैं। जो ऊपर वालों के साथ इतना भेदभाव होता है तो उनसे जो निचले पायदान पे आते हैं उनके साथ कैसा होता होगा, इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए साहू महाराज ने फिर आंदोलन शुरू किया और वो इंग्लैंड गए और उन्होंने वहाँ की महारानी से परमिशन ली कि मैं अपने राज्य की नौकरियों में पढ़े लिखे जो लोग हैं, गैर ब्राह्मण खासकर, उनके लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने लंदन से ये घोषणा की थी कि 26 जुलाई 1902 को कि मेरे राज्य की नौकरियों में, राज्य की नौकरियों के अंतर्गत गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था होगी। और हर 3 महीने में उसका रिव्यू करते थे वो कि कितने पद खाली हुए हैं और कितने पद
गैर ब्राह्मण समुदाय से भरे गए हैं। तो एक हमारे लिए ये वो भी सीख है, सरकार के लिए भी सीख है। अगर आपको रिजर्वेशन पॉलिसी को अगर ईमानदारी से लागू करना है तो कैसे लागू करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो साहू महाराज से बहुत सारे उन्होंने क्या लिया, सीख ली, बहुत सारे लेसन्स उन्होंने सीखे और उनको क्या क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की जो घटना है उनका जिक्र उन्होंने किया है। तो फिर उनके गुरु थे, उन्होंने भी जाति के विनाश के लिए आंदोलन चलाया, महात्मा फुले ने। फिर उनके दूसरे जो सहयोगी हैं छत्रपति साहू महाराज, जब उनके जीवन में घटना घटी तो फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने महात्मा फुले के बनाए हुए सत्यशोधक समाज को पुनर्जीवित किया 1911 में। ठीक है, फिर उसी काम को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, आगे बढ़ाया। और जब उन्हें संविधान बनाने लिखने का मौका मिला, भागीदारी करने का मौका मिला, तो उन्होंने जाति के विनाश के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि जाति का विनाश भी नहीं खाली उनके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ, बल्कि जाति इस देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें जाति जो है ना वो एक मानसिक स्थिति है, उससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उससे मुक्त होते तब हम देश के बारे में, देश को कैसे उठाया जा सकता है, उसमें भाईचारा कैसे पैदा किया जा सकता है, उसमें वैज्ञानिक सोच कैसे पैदा की जा सकती है, उसमें जो मानवतावादी विचार है उनका प्रचार प्रसार तभी हो सकता है जब जाति के दायरे से हम लोग बाहर निकल के आए, एक दूसरे को स्वीकार करने की स्थिति में हम। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस घटना को नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे तो नेगेटिव लेके क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन में, लेकिन उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव लिया उसको, कि मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले लोगों के साथ ऐसा ना हो। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन ये जातिवादी जो व्यवस्था है उसको विनाश करने के लिए, उसको बदलने के लिए, और उसकी वजह से उसके बहुत सारे दूसरे दुष्परिणाम हैं। गरीबी एक वो बाई प्रोडक्ट है, जाति व्यवस्था का ही बाई प्रोडक्ट है एक गरीबी। इसलिए संविधान में उन्होंने आर्टिकल्स की व्यवस्था है कि चाहे वो 15(4) है, 15(5) है, या 16(4) है, या आर्टिकल 340 है, अदर अन्य बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, क्लासेज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हम जिनको बोलते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो ये नींव रखी है अपने विचारों की, जो आधारशिला रखी है, उस पर आज देश में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो बाबा साहब के विचारों को अपना रही हैं। हालांकि उनके विरोधी तक उनके विचारों को क्या है ना अपनाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बगैर हम इस देश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो हम आगे ले जा नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से ये सीखें और जाति को विनाश करना, क्योंकि उनका बहुत सारा साहित्य है। उन्होंने भारत में जातियाँ करके किताब लिखी, उसमें बहुत विश्लेषण किया है। फिर उन्होंने 1936 में एक और किताब लिखी, जात पात तोड़क मंडल ने उनको लाहौर में बुलाया था एक लेक्चर देने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने एक भाषण लिखा था। तो फिर उनमें उन्होंने एक दूसरा किताब लिखा जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश करके। तो उन्होंने रास्ता बताया है कि जाति जो है ना, जाति का विनाश कैसे किया जा सकता है। और इस बात से अगर मैं जोड़ के देखूं तो मान्यवर कांसीराम साहब का भी एक कुआलालंपुर का एक भाषण है 1998 का, वो कुआलालंपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उनको आमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ये जो लिखी हुई किताबें हैं उनको पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा, और उन्होंने समझा। और उन्होंने कहा कि साधारण तरीके से हम जिस तरह जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, शायद उस तरीके से हम ख़त्म नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा मैंने बहुत विचार किया इस बात पर कि जाति का विनाश कैसे किया जा सकता है। उन्हें लगता है कि ये जिस तरह से हम सीधा सीधा समझते वैसे नहीं हो सकता। तो कांसीराम साहब ने कहा कि मैंने इस बात को समझने की कोशिश की कि जाति को बनाने के पीछे का मकसद क्या है जी। अगर हम मकसद को समझ लें तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ये बात समझ में आई कि जाति को बनाने के पीछे एक ख़ास मकसद है, कुछ खास जातियां हैं जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसको बनाया। तो उन्होंने कहा अगर इसको तोड़ना है तो जो इसके शिकार हैं, जो इसके विक्टिम हैं, जो इससे नुकसान उठाते हैं, अगर वो भी इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं या एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं सामाजिक और राजनीतिक रूप से, तो ये जाति को तोड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जाति जोड़ो आंदोलन क्या किया, शुरू किया। और बताते हैं, वो खुद बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में करीब 600 जातियों को, जो बहुजन समाज की 600 जातियों को आपस में जोड़ा। और 600 जातियों को जोड़ने के बाद आपको पता है कि इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था कुछ खास लोगों के हाथ में थी, मुट्ठी में कंट्रोल में थी, वो उनके हाथ से क्या हुई, बाहर निकलना शुरू। और बहुत सारी और अन्य राजनीतिक पार्टियाँ, अन्य राजनीतिक दल, संगठन क्या है, सामने आने शुरू हुए।
और ये सब कुछ उन्होंने बाबा साहब से सीख लेके किया, क्योंकि बाबा साहब को अपना गुरु उन्होंने माना। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के आंदोलन का जो विस्तार है वो दिन प्रतिदिन इस देश में हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे जो समाज है जिनको अछूत समझा जाता था, कोई उनको पास बैठने के लिए तैयार नहीं था, कोई पास में खड़ा होने नहीं देता था, आज उनसे लोग मिलने के लिए लाए थे, उनको पास बैठाने के लिए लाए थे। जिस बाबा साहब अम्बेडकर को अछूत समझा जाता था, जिसको चिमटे से फेंक के फाइल दी जाती थी, आज देश की सरकारें उनकी आदमकद मूर्तियां बनाने के लिए क्या है, होड़ लगी हुई है आपस में। आप समझते हैं अलग अलग राज्यों की सरकारें लगी हैं, होड़ लगी है उनमें कि हम बाबा साहब की कितनी बड़ी प्रतिमा लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो केंद्र की सरकार है, वो भी इस होड़ में लगी है कि बाबा साहब के पंचतीर्थ हम बनाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब को मानने वाला जो समाज है वो आज राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जागरूक है। अगर हम उनकी भावनाओं को, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके पास अपना एक घर है बनाया हुआ राजनीतिक, उस घर में वो जा सकते हैं। और अगर अपने घर में वापस लौटे, अपने घर को खुद चलाएंगे, तो फिर हमारे नियंत्रण से चीज़ें बाहर हो जाएंगी और अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर वो चलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी सीखें, और ये इसलिए ज़रूरी है कि जाति का जो विनाश है वो इस देश की विकास में जो बाधा है उसको दूर करने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। इस देश के पास बहुत संसाधन है। ये कहते हैं कि देश दुनिया का 10वां सबसे अमीर देश है प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के मामले में। लेकिन अगर हम HDI को देखें, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें 135वें नंबर पाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में जकड़ा हुआ समाज है, और कुछ खास जातियां हैं जो उससे बाहर निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। तो कुछ खास लोगों के जीवन को बेहतरी के लिए इतने करोड़ों लोगों की, कम से कम 100-125 करोड़ लोगों की जो ज़िंदगी है उसको दांव पर लगाया हुआ है। अगर हम और आप जैसे लोग जिनके बीच चाहते हैं, अगर हम इस काम को कर लें तो हम मानवता को ऊपर उठाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था, उन्होंने कहा कि अगर हम खुद को उठाते हैं तो हम मानवता को ऊपर उठाएंगे। जो लोग आज गरीबी में जीने के लिए मजबूर किए गए हैं, अब उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं है, घर की व्यवस्था नहीं है, जो छीन लिया गया, अगर ऐसे लोगों के जीवन में रोशनी हो, उनको व्यवस्था हो खाने की, जीने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे घरों में रहने की, अच्छे रोजगार के अवसर हों, तो मानवता, अगर हम वो लोग ऊपर उठेंगे तो दुनिया में मानवता ऊपर उठेगी। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर से हमको ये बहुत सीख लेने की ज़रूरत है कि काम को करना कैसे, बिना किसी के प्रति द्वेष भाव रखे हुए, कि अपना लगन से काम करना, प्रेम से करना, और ये जो विवेक हमको दिया है कुदरत ने उसका इस्तेमाल करना उसके लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।